वहीं 25-26 साल की उम्र की लड़की जिसने शॉर्ट कुर्ती और ब्लू जींस पहना हुआ था, वो एक बड़े से टॉय मॉल से इधर से उधर नजरें फेरते हुए अपने साथ वाली उसी की उम्र की लड़की से कहती है, अच्छे से देख टिया, वो डॉल यहीं मिलेगा। टिया उस लड़की की बात सुन आसपास की चकाचौंध देख कुछ हैरानी से कहती है, सुहाना यार, हम इतने बड़ी दुकान में क्यों आए हैं? यहाँ अगर वो डॉल मिल भी जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है हम उसे खरीद पाएंगे? सुहाना उसकी बात सुन एक नज़र उसे देख कुछ सोचते हुए हिम्मत बंधे कहती हैं, हम नहीं। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी सेविंग के पैसे कुछ बचाए थे, तो उससे तो हो जाएगा शायद। ये सुन तिया परेशान स्वर में कहती हैं, लेकिन सुहाना, तुमने वो पैसे अपनी पढ़ाई का सोच जमा किया था, तुम उसे यूं ही लुटा दोगी? सुहाना उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए टिया का हाथ पकड़ उसे अपने बाजू के बीच रखते हुए आगे चलते हुए बेफिक्र भरे अंदाज से कहती हैं, पैसे का क्या है टिया, वो किसी की ज़िंदगी की खुशी से बढ़ तोड़ी नहीं है, और वैसे भी मैं दोबारा जोड़ लूँगी, तुम चिंता मत करो और तुम उसे ढूंढो। टिया उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखती हैं, फिर अपना सिर झटक उस डॉल को ढूंढने में लग जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी सुहाना ऐसी ही थी, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, चाहे वो ख्वाहिश खुद की ज़िंदगी हो अधूरा क्यों पूरा करना हो। सुहाना और टिया एक स्टॉप से पूंछ दूसरी तरफ जाती हैं और तभी उससे एक शेल्फ पर वो डॉल रखा दिख जाता है, जिसे देख सुहाना उसे इशारा करते हुए कहती हैं, देख टिया, मिल गया, मैंने कहा था ना यहाँ ज़रूर मिलेगा। इतना बोल वो डॉल को उठाने के लिए भागी, लेकिन वो डॉल को छू पाती उससे पहले ही किसी आदमी ने उसे उठा लिया था। ये देख सुहाना हैरत से सामने देख कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा है। सुहाना की आवाज़ सुन वो आदमी पलटा तो वो और कोई नहीं अभय था, जिसके एक हाथ में टॉय बास्केट और दूसरे हाथ में वो डॉल था। अभय यहाँ रुद्रांश के लिए बर्थडे शॉपिंग करने के लिए आया था। उसे ये डॉल दिखा तो उसे याद आया कि रुद्रांश ने उसे इस टॉय के बारे में बताया था, इसीलिए वो डॉल को देखते ही लेने का फैसला कर लिया। अभय सुहाना की बात सुन एक नज़र उस डॉल को देखता है, फिर उसे ऊपर से नीचे देख शांत स्वर में पूछता है, सॉरी बट अब ये मेरा है, इसे मैं ले रहा हूँ, आप कोई दूसरा देख ले। इतना बोल अभय जाने लगा तो सुहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तुरंत अभय के आगे खड़े होते हुए कहती हैं, सॉरी आपको, बट ये डॉल को मैंने पहले देखा था और ये मेरा है। इतना बोल वो डॉल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं कि अभय अपना हाथ पीछे खींच सवालिया निगाहों से कहता है, आपका है तो आपके हाथ में क्यों नहीं है? सुहाना उसकी बात सुन उचक सी जाती है, लेकिन दोबारा उस डॉल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। अबे दोबारा पीछे हटते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, ये क्या बदतमीजी है? अब सुहाना को अभय की हरकतों पे गुस्सा आ गया। वो चिढ़ते हुए अभय की तरफ अपने कदम लिए उंगली दिखा के कहते हैं, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं मिस्टर। इतना बोल सुहाना उसे देख कुछ सोचने लगती है, फिर एक नज़र अभय के लुक को देख तुरंत कहती हैं, मिस्टर हैंडसम सूट वाले, देखिए मुझे ये डॉल चाहिए और हर कीमत पे चाहिए, और आप ये मुझसे यूँ कुतुब मीनार बने जीत नहीं सकते। ये मुझे चुपचाप वापस कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी उसकी बात सुन उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। एक लड़की उससे सरेआम धमकी दे रही थी, वो भी एक टॉय के लिए। अबे सुहाना के माथे पर उंगली रख उसे पीछे पुश करते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, आपको शर्म नहीं आती? यू एक अनजान शख्स को धमकी देते हुए। सुहाना उसकी बात सुन पहले तो जोर की हंसी हंसती है, जिससे देख अभय कन्फ्यूज सा हो जाता है, लेकिन सुहाना अचानक ही अपनी हंसी को सीरियस फेस में चेंज कर अभय को घूरते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि शर्म को मैंने पड़ोस की चाची को किराए पे दिया है। अब मुझे आप ये टॉय दे रहे हैं चुपचाप या नहीं? अबे उसकी इतनी नौटंकी झेल तुनकते हुए स्वर में कहता है, नहीं। इतना बोल अबे दूसरी तरफ से जाने लगता है तो सुहाना
कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, नहीं, आज सुहाना हार नहीं मान सकती। प्रिंसेस की ख्वाहिश का सवाल है। कुछ सोच सुहाना, इस आदमी से हारना नहीं है तुझे। इतना सोच सुहाना तेज़ कदमों से आगे बढ़ती हैं और अभय के पास आते हुए कहती हैं, ओए मिस्टर हैंडसम सूट वाले। अभय उसकी बात सुन जैसे ही पलटता है, सुहाना आगे भागते हुए उसके हाथों से वो टॉय छीन भाग जाती हैं। यह देख तो अभय हैरान रह जाता है। वो आवाज़ देते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन सुहाना भागते भागते उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, जिसे देख अभय गुस्से में कुंजलाते हुए कहता है, आह कहाँ गई, एक बार मिल जाए छोड़ूंगा नहीं। रुद्रांश का टॉय ले गई, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अन्या की आज लेट नाइट मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो अपने मीटिंग में बिजी थी। इस वक्त वो मीटिंग हॉल में क्लाइंट के साथ बैठी थी, जहां अमन और आयुष भी उसके साथ थे। प्रेजेंटेशन होने के बाद अन्या क्लाइंट से कुछ थीम्स डिस्कस कर रही थी कि उसकी नज़र टेबल पर रखे अपने फ़ोन पे जाती हैं, जिसे नज़र देखती हैं तो उसमें रेहान का नाम फ्लैश हो रहा था। अन्या ये देख फ़ोन बंद कर साइड रख देती हैं, क्योंकि उसे लगा रेहान उसे घर आने का पूछ रहा होगा। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद करने का सोच दोबारा अपना डिस्कस जारी रखती है, लेकिन फ़ोन दोबारा बजता है। अन्या उस फ़ोन को इग्नोर कर पाते कि तुरंत ही मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और जियान भागता हुआ एंटर करता है। अन्या की वॉइस सिकुड़ जाती है। जियान को यूँ आया हुआ देख अन्या कुछ पूछ पाती कि जियान जल्दी से अन्या के पास आए, कान में उसे कुछ धीरे से कहता है, जिसे सुनने के बाद अन्या की तो जैसे एक पल को दुनिया ही रुक सी जाती है। वो तुरंत ही अपनी मीटिंग अपना सब कुछ छोड़ अन्या बाहर की तरफ भागती है। जियान भी उसके पीछे जाता है। अन्या तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ चलते हुए एक नज़र घड़ी में टाइम देख कहती है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। जियान चॉपर रेडी करो। जियान लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहता है, बॉस चॉपर रेडी है। अन्या भागते हुए जल्दी से हेलीपैड की तरफ जाती है। इस वक्त उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो तुरंत ही चॉपर में बैठ वहाँ से निकल जाती है। चौहान मैंसन, रुद्रांश का कमरा। दिग्विजय जी, आकाश जी, अभय, तविश, रेहान, सांची सब लोग रुद्रांश की चिंता में घिरे हुए थे। सबकी तो जैसे जान ही अटकी हुई थी। रुद्रांश इस वक्त बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। उसके सिर पर चोट आई थी, जिससे खून बहना बंद हो चुका था। डॉक्टर उसे चेक कर उसके जख्मों पे पट्टियां कर चुके थे। सांची तो रुद्रांश का हाथ थामे बस अपने आंसुओं को रोक उसके पास बैठी थी। वो ही जानती थी कि उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। भले ही उसने रुद्रांश को जन्म ना दिया हो, लेकिन वो उसे एक माँ से कम प्यार नहीं करती थी। सांची खुद को ही कोस रही थी कि आखिर क्यों उसने सारा को परमिशन दी। अगर वो न देती तो रुद्रांश को शायद ही चोट लगती। अब वो अन्या से कैसे नज़रें मिलाएगी। आखिर उसने भरोसे के साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी सांची के हाथों में सौंपा था। रेहान सांची को देख उसकी हालत समझ सकता था। वो धीरे से सांची के कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का हौसला देता है। वहाँ मौजूद सारे लोगों की नज़रें बस रुद्रांश पे टिकी थी। वो सारे लोग कभी भी रुद्रांश पे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज उससे ऐसे देख सबके दिल के क्या बीत रही थी वो शब्दों में समझ पाना मुश्किल था। आखिर हो भी क्यों ना, हाँ, सब रुद्रांश के अक्स में जो रुद्र को पाते थे। कोई अपना पोता पाता, तो कोई बेटा, तो कोई भाई, तो कोई अपना दोस्त। डॉक्टर अपना चेकअप कर अपनी निगाहें उठाते हैं तो तुरंत ही अभी आगे बढ़ कहता है, डॉक्टर रुद्रांश कैसा है, वो ठीक है ना। डॉक्टर एक संतुष्ट भाव लिए एक नज़र रुद्रांश को देख कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बस गिरने की वजह से हल्की चोट लगी थी, जिससे मैंने पट्टी कर दी, और जैसा कि आपने बताया बचने के शाम में केक और ठंडी आइसक्रीम खाई, बस उसी की वजह से बिल्कुल फीवर है, जिसकी मैंने दवा दे दी है। ये सुन सांची तुरंत अपने आंसुओं को पहुँच चिंता भरे स्वर में कहती है, डॉक्टर कोई चिंता की बात नहीं है ना, मेरा अंश ठीक है। आप कहे तो हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, आप पूरी तसल्ली कर लें। ये सुन डॉक्टर हल्का मुस्कुराकर कहता है, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा चेक कर लिया है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा ख्याल रखें।
और जो दवा दी है वो टाइम पे देवे, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुन सब राहत की सांस लेते हैं। सबका दिल तो रुद्रांश को यूं देख बैठ ही गया था। अबे तविश को डॉक्टर के साथ बाहर भेज देता है। सांची तुरंत ही अंश को गले लगा अपने रुके आंसू को भरते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहती है, मेरा अंश, थैंक गॉड आप ठीक हैं। दिग्विजय जी भी रुद्रांश के दूसरे बाजू में बैठ उसके माथे पर हाथ फेर नम आंखों से कहते हैं, मेरा शेर, मेरा रुद्र, अंश, आकाश, आज अगर मेरे रुद्र की आखिरी निशानी को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। आखिर इसे देखकर ही तो मैं जी रहा हूँ, वरना इस बूढ़ी सांसों ने कब का साथ छोड़ दिया होता। आकाश जी दिग्विजय जी की भावना समझ सकते थे। रुद्र के जाने के बाद वो रुद्रांश के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुके थे। खेल खेल में भी अगर उसे चोट आती तो दिग्विजय जी बड़े परेशान हो जाते थे। वो उनके कंधों पर हाथ रख कहते हैं, सब ठीक है डैड, आप चिंता मत करिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, हमारा ये हाल है तो न जाने अन्य का क्या हुआ होगा। रेहान, तुमने अन्य को खबर की? ये सुन रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ डैड, कर दिया है, लेकिन डर लग रहा है, भाभी को संभालना आसान नहीं होगा, आप तो जानते हैं ना। रेहान इतना बोलता है कि तुरंत कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अन्या भागते हुए अंदर आती है। रुद्रांश के माथे पे पट्टियों को देख तो अन्या की जैसे सांसें ही थम सी गई। वो भागते हुए रुद्रांश के पास आती है और उसे देख काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में पूछती है, क्या हुआ इसे? हाँ डैड, सांची क्या हुआ, कैसे लगी इसे चोट? अचानक ही अन्या की आवाज़ थोड़ी कड़क हो चली। वो गुस्से में आते हुए कहती है, हाँ सारे नौकर कर क्या रहे थे, एक छोटे से बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, कैसे लग गई चोट? डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा उसने? आप लोग उसे घर क्यों लाए हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? सब अन्या का गुस्सा देख सब चुप थे हो गए। आकाश जी आगे बढ़ अन्या को संभालते हुए कहते हैं, अन्या बेटा आप शांत हो जाओ, रुद्रांश ठीक है। अन्या चीखते हुए कहते हैं, डैड कैसे शांत हो जाऊं, आपको पता है ना मैं अब किसी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर रुद्रांश या किसी को कुछ हुआ तो मैं क्या कहूँगी रुद्र से? मैं उनकी जिम्मेदारियाँ निभा नहीं पाई, मैं उनके आखिरी निशाने को संभाल नहीं पाई, कैसे नज़रें मिलेगी अपने रुद्र से? अन्या का गला रुंध आया। उसने कभी मुश्किलों से अपने आंसू को रोक रखा था। वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे को यूं देख वो शांत भी नहीं रह सकती थी। दिग्विजय जी अन्या के जज्बातों को समझ सकते थे। वो उसे हौसला दिए कहते हैं, बेटा सब ठीक है, बस हल्की चोट आई थी, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम संभालो खुद को। अन्या उनकी बात सुन कुछ नहीं कहती, बस एकटक अपने बच्चे को देखने लगती है। सब कुछ पल वहीं रुद्रांश के पास होते हैं। अब तक अन्या भी शांत हो चुकी थी। आकाश जी दिग्विजय जितनी देर यूं टेंशन में बैठे देख अब उन्हें अपने साथ बाहर ले जाते हैं और जाते जाते उन्होंने रेहान से कहकर सांची को भी बाहर ले जाने को कहा, क्योंकि सांची भी अंश को यूं देख काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो चुकी थी। सांची तो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन अन्या के कहने पर उसे जाना पड़ा। सबके जाने के बाद अन्या अपने बच्चे के माथे पर हाथ रख बड़े प्यार से वो फेरते हुए उसके माथे को चूम लेती हैं और उसके हाथों को थाम आंसू को देख कहती हैं, सॉरी रुद्र, आई एम सो सॉरी। इतना बोल अन्या अंश के हाथ को चूमकर अपनी आंखें बंद करती है तो अब तक संभले आंसू उसके पलकों का दामन छोड़ उसके गालों पे लुढ़क आते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में कोई चैन से नहीं था। सबकी निगाहों में चिंता भरी थी। जब तक वो लोग रुद्रांश को हंस खेलता वापस न देख ले किसी को चैन नहीं आने वाला था। अबे भी रुद्रांश को देख नीचे हॉल में चला आया। सोफे पर टॉयज़ के पैकेट देख वो उन पैकेट को लिए देखने लगता है। ये वही पैकेट थे जिसने अबे ने थोड़ी देर पहले शॉपिंग किया था। तभी उन पैकेट में एक पैकेट गिर जाता है। अबे उस पैकेट को उठाता है तो उस पैकेट में वही डॉल था जिसके लिए उसने शॉप में सुहाना से लड़ाई की थी और वो अबे को चकमा दिए उस डॉल को लिए भाग गई थी। ये याद आते उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगा। फ्लैशबैक सुहाना बे से उस डॉल को छीनकर उसे
आई थी। वो जल्द पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कीमत पूरे 15,000 है। ये सुन तो सुहाना के साथ उसकी दोस्त टिया भी हैरान रह जाती हैं। दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर कभी उस डोल को तो कभी शॉप कीपर को देख रहे थे। उन दोनों को सच में बिलीव नहीं हो रहा था। टिया सुहाना का बाजू खींच उसे साइड लिए कहती है, सुहाना 15,000 इतने पैसे में हम सब 15 दिन का आसानी से खा सकते हैं। इतना महंगा छोड़, चल यहाँ से हम प्रिंसेस के लिए और देख लेते हैं। इतना बोल टिया उससे जाने का इशारा करती है, पर वहीं सुहाना उसकी बात सुन कुछ सोचने लगती है। उसके जहन में एक छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल बेड पर लेटी उसे इस डोल की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। टिया उसे यूं सोचता देख अपने टोन में कहती है, सुहाना क्या सोच रही हो यार, देख हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही हम इसे खरीद सकते हैं। सुहाना उसकी बात सुन उसकी तरफ देख अपनी बाहें अपने हाथों से छुड़ा कर काफ़ी सीरियस टोन में कहती हैं, नहीं यार हम इसे खरीदेंगे। तो जानती है ये खिलौना उसके लिए क्या है और मैं उससे उसकी आखिरी खुशी देना चाहती हूँ। टिया उसकी बात सुन टेंशन में उससे समझने की कोशिश करती है, लेकिन सुहाना उसे मना कर देती है। ये देख टिया हट मनाने लगती है कि इतने पैसे के हैं तेरे पास, ठीक है, लेकिन पास बात यहाँ है। ये सुन सुहाना जल्दी से अपना पर्स चेक करती है। सब कुछ काउंटर पर उसके पास सिर्फ 9,000 ही मुश्किल से थे पूरे। ये देख सुहाना थोड़ी मायूस होती है। तभी टिया भी अपने बैग से 3,000 निकाल उसके हाथों में दिए कहती हैं, ले मेरे पास तो बस यही है। ये देख सुहाना के होठों पे हल्की मुस्कान छा जाती है। वो बाहर 12,000 लिए काउंटर पे जाते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या इस डॉल को कोई ऑफ़र है या डिस्काउंट मिल सकता है? एक्चुअली मेरे पास अभी 12,000 ही हैं, क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं? सुहाना की बात सुन काउंटर पे बैठी उसे देख काफ़ी पोलाइट हुए कहती हैं, सॉरी मैम, ऐसा डिस्काउंट तो नहीं था और वो प्रिंसेस अभी अभी बिक चुका है। ये सुन सुहाना हैरान हुए वो थोड़ा भड़कते हुए पूछती है, क्या, लेकिन कैसे? इसे तो मैं ख़रीदने वाली थी, ऐसे कैसे बिक गया? ये कैसी सर्विस है आपकी? आप मेरे पसंद की कुछ चीज़ किसी और को दे दिया? वो काउंटर वाली लड़की सुहाना की बात सुन उसे शांत करवाते हुए कहती है, सॉरी मैम फॉर इकोनॉमिक बट आई एम सॉरी। सुहाना उसकी सॉरी सुन गुस्से में तमतमा जा कहती है, वाट सॉरी? मुझे सॉरी नहीं, वो डॉल चाहिए। आप लोगों को पता भी है कि वो किसी के लिए क्या हो सकता है। कौन है वो जिसके बिना जाने मेरी पसंद की हुई चीज़ ले गया? सुहाना के ऐसे चीखने और चिल्लाने पे आसपास लोग इकट्ठा होने लगे थे। ये देख वहाँ मैनेजर सुहाना को शांत करवाते हुए कहता है, मैम आप शांत हो जाइए, ऐसे तमाशा कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सुहाना मैनेजर की बात सुन कहती है, मुझे कुछ हासिल नहीं करना है, मुझे बस वो डॉल चाहिए, आप मुझे उस इंसान का लाकर दे। सुहाना की बात सुन मैनेजर सुधा जवाब देती है, सॉरी मैम बट ये मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है एंड जिसने लिए है वो कोई आम कस्टमर नहीं है हमारे, इसीलिए आप यहाँ से जाइए, ऐसे तमाशा नहीं करें। सुहाना मैनेजर की बात आगे कुछ कह पाते कि टिया सुहाना को अपने पास खींचते हुए बाहर ले जाती है। सुहाना टिया के हाथ छुड़ाते हुए उस पर भड़कते हुए कहती है, टिया मेरा हाथ छोड़ो और आज मैं उस लोग को बता के रहूँगी कि हम अमीर नहीं हैं, तो क्या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होती, अरमान नहीं, क्या हम किसी के लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकते? टिया उसे शांत करवाते हुए कहती है, सुहाना ऐसे लड़ने के कुछ नहीं होने वाला, एक काम कर हम कहीं और चलते हैं। सुहाना टिया की बात सुन अपना सिर पकड़ कहती हैं, क्या और चलते हैं? सुबह से 6 दुकान पे चल कर लगा चुके हैं, मिला नहीं ना, कितनी मुश्किल से मिला था, तो वो भी एक अमीर रायजादे ने के नसीब में हो गया। अब मैं प्रिंसेस को क्या मुँह दिखाऊंगी?
इतना बोल सुहाना काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसे पार्किंग एरिया में एक ट्रांसपेरेंट पैकेट से वो दिखता है, जिसे देख सुहाना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, मिल गया। टिया उसकी बात को समझ पाती कि उससे पहले ही सुहाना वहाँ से पार्किंग एरिया की ओर भागने लगती है। सुहाना उस पार्किंग एरिया में एक कार के पास आती है और एक आदमी को पीछे से खड़ा देख काफ़ी नरम भाव से कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पर क्या आप मुझे वो डॉल दे सकते हैं? सुहाना की आवाज़ सुन जब वो आदमी पलटा तो वो और कोई नहीं, अभय होता है। सुहाना अभय को देख शौक रह जाती है। फिर अगले ही पल वो गुस्से में भरे अपनी कमर पर हाथ रख कहती हैं, ओह अब समझी, तो तुम हो बड़े अमीर जायदादे कस्टमर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ खरीदने की? पैसे हो गए हैं तो क्या कुछ भी करोगे? तुम्हें पता है मेरे लिए इस डॉल की कीमत क्या है? नहीं, तुम जैसे अमीरों को कैसे पता होगा? अबे, जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता था और ना ही किसी लड़की से बदसलूकी करना पसंद था, वो न जाने सुहाना की बात सुन आज गुस्से में आ गया। वो सुहाना के करीब अपना एक कदम लिए कड़क लहजे में कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो आप अपना सारा ज्ञान मुझे सुना कर चली जाएंगी? अबे अपनी उंगली निकाल अपनी बात गिनवाते हुए कहता है, पहली बात, इससे मैंने पहले पसंद किया था। दूसरी बात, तुम इसे मुझसे छीन कर ले गई। तीसरी बात, इसे खरीदने की औकात ना हो तो अपनी आवाज़ नीचे रखो। सुहाना उसके आखिरी शब्द सुन गुस्से में आगे बढ़ उसकी मिडिल फिंगर को ज़ोर से काट लेती हैं, जिससे अभय की दर्द भरी आह निकल जाती हैं। अभय गुस्से में सुहाना को घूरता है तो सुहाना अब अपनी उंगलियों की चुटकी बजाते हुए उसके सामने कहती हैं, ओ हेलो मिस्टर हैंडसम सूट वाले, ये अपनी गिनती ना अपने पास रखो। औकात भले ही तुम जैसे अमीरों से कम है, लेकिन जज्बातों और खुशियों के मामले में तुमसे काफ़ी गुना है। और रही बात इस डॉल की ना, तो देख लेना, किसी की खुशी छीनकर तुम्हें भी खुशी नहीं होगी और न किसी के इमोशन खेलकर, मेरी दुआ है। सुहाना की बात सुन अभय थोड़े गुस्से में आ गया, क्योंकि सुहाना अनजाने में ही सही, लेकिन उसने रुद्रांश के लिए कहा था। ये देख अभय की मुट्ठियाँ कस गई। वो सुहाना को काफ़ी बुरी तरह से घूरता हुआ कुछ कहने को होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और जिससे उठते ही उसे रुद्रांश की खबर आती है। यह सुन तो अभय को सुहाना की बात याद आने लगती है। वो गुस्से में सुहाना की तरफ पलटता है, लेकिन अब तक वो सुहाना वहाँ नहीं होती है। फ्लैशबैक एंड। अभय उस डॉल को देख सुहाना की बात याद कर वापस से गुस्से में आ जाता है। आखिर वो एक छोटे से बच्चे के लिए यूं दुआ कैसे मांग सकती थी, जिसका तो कुछ ना कसूर भी कुछ नहीं था। वो भी एक खिलौने के लिए। ये सब सोचते हुए अभय उस डॉल को अपने हाथों से जैसे मसल रहा था। वो उस खिलौने को देख गुस्से में कहता है, मिस जो भी हो, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी उस दुआ की वजह से मेरे चैम्प की यह हालत है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल एक नौकर को बुलाकर वो उस खिलौने को उसे डस्टबिन में डालने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अनजाने में सही, लेकिन वो पहली बार किसी लड़की से एक रिश्ता जोड़ चुका था, भले ही नफ़रत का ही सही। पूरी रात बीत चुकी थी। दवाओं के असर की वजह से रुद्रांश पूरी रात काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। अन्या पूरी रात उसके पास उसका हाथ थामे रही थी। रात को एक न एक उठकर रुद्रांश को देखने सब आते ही रहे, क्योंकि किसी को सुकून की नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह का वक्त रुद्रांश की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए एक छोटी अंगड़ाई लिए जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले अन्या का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देख वो एक दो बार अपनी पलकें झपकाकर अपनी इस बात पे यकीन करवाता है। अन्या उसे जगह देख मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेर उसके माथे को चूमते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा एंड हैप्पी। इतना बोल अन्या उसके गालों पे भी किस करती है तो रुद्रांश
खुशी से भर जाता है। वो झट से अपने बेड से उठकर बैठता हुआ एक बड़ी सी स्माइल लिए कहता है, आप मेरे पास, आप आज काम पे नहीं गई मम्मा? अन्या उसकी बात सुन बड़े प्यार से उसके गालों को छूकर कहती है, नहीं बेबी, आज मम्मा काम से छुट्टी ले रखी है क्योंकि आज मम्मा सारा दिन अपने बेबी के पास रहेगी। ये सुन रुद्रांश डबल खुश हो जाता है और खुशी से अन्या को हक करते हुए कहता है, सच्ची मम्मा आप रुद्रांश के साथ रहोगी, आई लव यू। अन्या भी मुस्कुराते हुए रुद्रांश को हक कर लेती है। रुद्रांश अपने एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए अन्या का हाथ पकड़ बेड पर कूदते हुए कहता है, आज तो बहुत मज़ा आएगा, रुद्रांश की मम्मा उसके साथ रहेगी। ये अन्या अपने बेटे की खुशी को भी खुश हो जाती है। फिर वो उससे अपने गोद में बैठाते हुए कहती है, आपको लग जाएगी बेबी, आराम से। फिर उसके माथे की पट्टियाँ छूकर देखती हैं, देखो कल आपको कितनी चोट लग गई। अन्या की बात सुन रुद्रांश को भी कल की बातें याद आने लगती हैं। वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने माथे को छूता है। उसके जहन में गार्डन से खेलने के बाद केक की जिद, दूर खिलौने के लिए भागना, फिर स्पोर्ट कार वाला खिलौना लेना, फिर एक बच्चे से उसके लिए लड़ जाना और सामने एक शख्स को देखना, सब कुछ अंश को एक के बाद एक याद आने लगता है। जैसे जैसे उसे याद आता है उसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। अन्या अपने बेटे के कुछ बदले हुए एक्सप्रेशन नोटिस कर उसके माथे को छूते हुए पूछती हैं, क्या हुआ बेबी, आपको कहीं दर्द हो रहा है? मम्मा को बताओ। रुद्रांश अन्या की बात सुन अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहता है, मम्मा मैं आपको कुछ बोलूँ? रुद्रांश की बात सुन पहले तो अन्या को कुछ अनजाना सा आभास होता है, पर वो सब कुछ साइड रख बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेर कहती हैं, क्या बात है बेबी, मम्मा को ऐसा क्यों लग रहा है? रुद्रांश कुछ मम्मा को बताना चाहता है। रुद्रांश ये सुन बड़े मासूम सी निगाहों से हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या की तरफ देख कहता है, मम्मा रुद्रांश को कुछ बताना है, आप उस पर बिलीव करोगी? ये सुन अन्या मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम कर कहती हैं, हाँ बच्चा, मम्मा बिलीव करेगी, अब बताओ क्या बात है? रुद्रांश अपनी माँ की तरफ एक बार देखता है, फिर उस कल की यादों को सोचने लगता है। फिर अपना एक हाथ आगे कर अपनी माँ के गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ बड़े मासूमियत से मुस्कुराकर कहता है, मम्मा रुद्रांश ने कल मॉल में डैडी को देखा। ये सुन अन्या, जिसके चेहरे पर कुछ पल पहले हल्की मुस्कान थी, वो बिल्कुल खाली सी हो गई। वो रुद्रांश को बेचैन निगाहों से देखती हैं, तो वही रुद्रांश खुश होते हुए अपनी धुन में अपनी माँ को बताता है, पता है मम्मा, मैंने उन्हें देखा, आवाज़ दिया, पर वो नहीं सुने, तो मैं उनके पीछे भागा और बोला, डैडी डैडी, बट डैडी तो सुनते ही नहीं। मैं भागकर उनके पास जाता, पर मैं पहले ही गिर गया और मुझे चोट लग गई। बट मम्मा मैं रोया नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। इतना बोल रुद्रांश बड़े क्यूट प्राउड बनाते हुए कहता है, बट डैडी से अब मैं गुस्सा हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं आए। बड़े दादू ने कहा था डैडी अपनी पनिशमेंट पूरी करने गए हैं गौड़ी के पास, तो मम्मा उनकी पनिशमेंट पूरी हुई। डैडी मुझे पहचान नहीं, पर मैं तो रोज़ उनसे मिलने जाता हूँ। रुद्रांश अपनी बात कहे जा रहा था, तो वहीं अन्या उसकी पहली ही लाइन पर सुन पड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने कुछ दर्दनाक मंजर के साथ कुछ अजीब से एहसास थे, कुछ बेचैनी भरी आहें, तो कुछ शब्दों में पड़े जज्बात। रुद्रांश अपनी बात कहता है, अपनी मम्मा की तरफ देखता है, जो उसकी बात सुनकर जैसे ही खोई हुई हो। ये देख रुद्रांश अपनी माँ के गालों को छूता हुआ कहता है, मम्मा क्या हुआ? आप रुद्रांश की बातों पे बिलीव नहीं है? मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच्ची डैडी को देखा। अन्या रुद्रांश के पुकारने पे उसकी तरफ देखती हैं। अपने बेटे की मासूम सी बातों को सुन एक पल अपनी आंखें बंद कर अपनी सारी जज्बातों को समेट वो प्यार से अपने बेटे के माथे को चूमते हुए कहती हैं, हाँ बच्चा, मम्मा को अपने बेबी की बातों पे बिलीव है। मम्मा का बेबी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलता। इतना बोलते हुए अन्या रुद्रांश को अपने सीने से लगा लेती है। रुद्रांश ये सुन खुश हो जाता है। अन्या रुद्रांश को आज अपने हाथों से रेडी कर रही थी।
आज कितने वक्त के बाद माँ बेटे ने अपना मस्ती टाइम एंजॉय किया। अन्या जैसे अब खराब हो रही थी कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया हो और कितना शैतान भी। पर उसकी ये छोटी छोटी शरारत आज अन्या के दिल को छू रही थी। उसने जितने भी पल अपने बच्चे की लाइफ में मिस किए थे, अन्या आज वो सब जीना चाहती थी। इसीलिए आज उसने रुद्रांश के बर्थडे पे ऑफिस न जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि रुद्रांश की यही विश थी कि उसकी मम्मा डैडी दोनों उसके पास रहे। इसलिए अन्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। रुद्रांश भी आज काफ़ी खुश था। जब से उसने रुद्र को देखा था, उसकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं, और साथ ही अपनी माँ के साथ मस्ती कर उससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। अन्या उसे रेडी कर उसे शूज़ पहना रही थी, पर वो पहन नहीं रहा था। अन्या उसे देख थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, रुद्रांश मस्ती करना बस करो ना बेटा, पहले शूज़ तो पहन लो। ये सुन रुद्रांश अपने पैर हिलाना बंद कर क्यूट बने दे कहता है, मम्मा आज गुस्सा नहीं, आज रुद्रांश का हैप्पी बर्थडे है, आप गुस्सा नहीं कर सकते और न रुद्रांश को डांट सकते हो। अगर आपने डांटा तो अब मैं डैडी को शिकायत करूँगा। अब डैडी भी वापस आ गए हैं। इतना बोल रुद्रांश खुश होने लगता है। वही अन्या उसके डैडी वापस आने के शब्द सुन एक पल वापस से थम जाती है। फिर अपने बेटे का हंसता खेलता चेहरा देख मन में एक आह भरते हुए कहती है, काश बेबी आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। पर अन्या अपने मन में आगे बोल कुछ मायूस होती कि उससे पहले ही रुद्रांश उसका हाथ हिलाते हुए कहता है, मम्मा कहाँ खो गई? आपने सुना रुद्रांश ने क्या कहा? अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराकर उसके बालों को सवार अपनी गोद में लिए उसके गालों पे किस कर कहती है, हाँ बेबी सुना, अब नीचे चलें? रुद्रांश अन्या की बात सुन हाँ में सिर हिलाता है। अन्या उसे आगे किए बढ़ जाती है। रुद्रांश कमरे से निकलते ही आसपास नज़र घुमाते हुए आस भरी निगाहों से कहता है, मम्मा, चीची माँ, बड़ी चाचू, दादू, बड़े दादू, कूल चाचू सब कहाँ हैं? रुद्रांश इतना बोल बड़े क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ अपने होठों को गोल गोल घुमाकर हल्के डिसपॉइंट निगाहों से कहता है। उनमें से किसी ने भी रुद्रांश को अब तक विश भी नहीं किया और मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला। मैं सबको कहा था मुझे क्या क्या चाहिए। यह सुन अन्या हंसने लगती है, आईब्रोज कर पूछती है, मांग लिया, लेकिन क्यों? फिर मुस्कुराते हुए अपनी आप से सबसे पहले ही गिफ्ट मांगा। अपने आप से गिफ्ट थोड़ी ना लेते हैं, गिफ्ट तो सरप्राइज होना चाहिए। ये सुन रुद्रांश अपने सिर पर हाथ रख कहता है, ओहो मम्मा, ये तो रुद्रांश ने सबकी हेल्प करने के लिए किया। बड़े लोग बहुत बिजी होते हैं ना, इसीलिए मैंने सबका काम आसान कर दिया बस। अन्या उसकी ऐसी बातें सुन अन्या उसे यूँ देखती हैं जैसे अब उसके इस जवाब का उसके पास कोई सवाल ही न हो। वो सच में रुद्र का ही बेटा था, हर जगह अपनी प्रॉफिट ढूंढ ही लेता था और साथ ही बातों में कोई नहीं जीत सकता। अन्या रुद्रांश को लिए सीढ़ियों से नीचे आती है तो रुद्रांश बड़े क्यूरियस हुए चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और न ही ऐसा कुछ जो उसके बर्थडे के लिए हो। सब नॉर्मल था। ये देख रुद्रांश अपनी दोनों छोटी छोटी आईब्रो को आपस में जोड़ टेंशन में कहता है, मम्मा सब कहाँ हैं? चीलता हुआ, चीची माँ, दादू, बड़े दादू सब कहाँ हैं? चाचू, क्या सब रुद्रांश का बर्थडे भूल गए हैं? फिर खुद के सिर पर हाथ रख कहता है, ओहो, मैं अपने लेटर में डेट ही लिखना भूल गया, इसीलिए किसी को याद नहीं। मम्मा, इतना बोल रुद्रांश उदास सा अन्या को देखता है। ये देख अन्या मुस्कुराकर उसके गालों को प्यार से छूकर कहती है, ऐसा हो सकता है बेबी कि कोई हमारे रुद्रांश का बर्थडे भूल जाए? इतना बोल अन्या अपना हाथ आगे किए एक जोर की चुटकी बजाती है। चुटकी बजते ही वहाँ जैसे काया ही धीरे धीरे बदल जाती हैं। चारों तरफ से ब्लू एंड वाइट कलर के बलून उड़ते हुए हॉल में आने लगते हैं। ये रुद्रांश की आंखों में चमक और होठों पे मुस्कान छाने लगती है। धीरे धीरे सारे लोग बाहर आते हैं, वो भी रुद्रांश के फेवरेट कार्टून 4 कटर का मास्क पहने। ये देख रुद्रांश और खुश हो जाता है। दिग्विजय जी, आकाश जी, सांची, रेहान, अभय, तभी शौर्य के साथ आज निहारिका भी थी। जियान, रॉक्स, जैन सब आज जैसे बच्चे बन चुके थे। रुद्रांश ये देख खुश होते हुए
सबके बीच आता है। तभी शौर्य म्यूजिक बजाता है, जिसमें आज गाना सिर्फ रुद्रांश के डेडिकेट था। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगूँ रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बलाएं मांगू रे, ओ हो रे। सबसे पहले रेहान उसे अपनी गोद में लिए उसे एक टाइट हग कर उसके साथ गाने पे थिरकने लगता है। फिर बाकी सब भी उसके साथ उस गाने पे थिरकने लगते हैं, क्योंकि इस गाने के हर शब्द उनकी ज़िंदगी में रुद्रांश की अहमियत को जता रहा था। आखिर रुद्रांश ही तो है सबकी ज़िंदगी की खुशी। उसने ही तो रुद्र के जाने के बाद सबको जीना सिखाया है, सबके लिए खुशियाँ ही बना है। तूने ही जीना सिखाया हम लोगों को, अच्छा इंसान बनाया, ज़िंदगी है तेरा साया, अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया। तूने एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में, हर घड़ी गुजरे तेरी सारी उम्र अब अपनी बाहों में। रेहान के बाद अबे तभी शौर्य सबने उसके गले लगा, उसे लाड किया। एक वक्त पे आज शौर्य इमोशनल सा हो गया, अपने जज्बातों को काबू करते हुए हल्का पीछे खिसकने लगता है। तो अन्या ने उसका हाथ पकड़ उसे जैसे हौसला दिया और एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे वापस सबके बीच ले आई। अन्या का ये नेचर जैसे शौर्य को ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो दोषी नहीं है, जिसके लिए वो खुद को मानता है। वक्त और भले ही उसका दोस्त उसके साथ ना हो, लेकिन अन्या है, और यही बात अन्या को सबसे लगा करती हैं, बिना कहे सबके जज्बातों को समझना। नए मौसम नया आलम नया बदले अरमान भी, कह रही है देसान की गहराइयाँ, तेरा है तूफान भी। मेरी दुनिया मेरी खुशियाँ मेरी दुनिया तू ही है। दिग्विजय जी, आकाश जी, सांची, जियान, रॉक्सी, सबने रुद्रांश ने सबको विश किया। सबने मिलकर एक साथ आज डांस किया। कितना वक्त बाद आज पूरा परिवार साथ था, खुश और खुशियाँ मना रहा था। ये पल सच में एक अनमोल था। रुद्रांश बहुत खुश था सबके साथ। सब डांस कर ही रहे थे तो सांची इसी बीच एक बड़ा सा केक ले आई और सबको टोकते हुए कहती हैं, बहुत हो गया, अब केक टाइम, डांस। केक देकर रेहान रुद्रांश को अपने कंधे पर उठाए उस ओर बढ़ गया। रुद्रांश ने अपना केक काटा और सबसे पहले बीते उसने रुद्र के लिए रखा, उसके बाद अपनी मम्मा के लिए। ये देख सब मुस्कुरा दिए। रुद्रांश ने सबको बारी बारी केक खिलाया और सबने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। ये देख रुद्रांश खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट, ये तो मेरी लिस्ट से भी लंबी है। ये सुन सब हंसने लगे। अन्या की निगाहें सामने की ओर जाती हैं, जहाँ निहारिका एक कोने में खड़ी इस फैमिली मोमेंट को एंजॉय कर रही थी और फोटोज़ ले रही थी। अन्या रुद्रांश को निहारिका की तरफ इशारा कर केक खिलाने का कहती हैं। रुद्रांश निहारिका को देख अपने हाथों में केक लिए बढ़ जाता है। निहारिका रुद्रांश को देख घुटनों के बल बैठ जाती हैं और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसके गालों को छू कर कहती है, हेलो, हैप्पी बर्थडे रुद्रांश। रुद्रांश भी मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू बला आंटी। बला शब्द सुन निहारिका चौंकते हुए उसे देख कर कहती है, बला। रुद्रांश हाँ में सिर हिलाते हुए बड़े मासूम बने कहता है, हाँ, सुपरस्टार चाचू ने बताया था मुझे आपके बारे में। शौर्य का नाम सुन निहारिका की आंखें चढ़ जाती हैं। वो रुद्रांश से ज़बरदस्ती की मुस्कान ले पूछती हैं, और क्या बताया था आपके चाचू ने? रुद्रांश की यही कि आप उनकी कुंडली में बला हो, जो उसके पीछे पड़ गई हो। और रुद्रांश आगे कुछ कहता कि वहाँ से गुजर रहे शौर्य की निगाहें उन दोनों पे पड़ गई, और रुद्रांश की बातें और सुन उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ रुद्रांश को अपनी गोद में उठा उसका मुंह बंद कर हड़बड़ाते हुए कहता है, और कुछ नहीं पार्टनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो बड़े दादू के पास क्या है। इतना बोलते हुए एक तिरछी नज़रों से निहारिका की ओर देखता है, जो उसे काफ़ी बुरी तरह से घूर रही थी। ये देख शौर्य जल्दी से रुद्रांश की ओर देख बहाना बनाते हुए वहाँ से खिसकने के लिए कहता है, चलो मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम्हारे कदमों से हम जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। इतना बोल शौर्य बहाना ले वहाँ से निकल जाता है। वहीं निहारिका
सोरे को यूँ जाता देख मन में कहती है बला मैं बला, देन फाइन बी विद योर बला। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने बताया नहीं कि हमारे साथ कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, आप बताना। धन्यवाद।